हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 21 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूएस एक्सपेक्टेड टू साइन BECA डील ड्यूरिंग 2+2 डायलॉग दिस मंथ एंड। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS2 में जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो गाइस अभी क्या है, BECA क्या होता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस जब भी पढ़ाई थी तब हमने ये पढ़ा था। अभी क्या है, इंडिया और USA में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक फोर्थ फाउंडेशनल एग्रीमेंट होगा जो कि इंडिया और USA में साइन होगा। इसके बाद क्या है, इंडिया और USA में टोटल 4 एग्रीमेंट्स हो जाएंगे डिफेंस से रिलेटेड जो साइन हो रखे होंगे। ठीक है, 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया और US के बीच में हो रखे हैं डिफेंस फील्ड में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। देखो इस एग्रीमेंट के अंडर क्या है, इंडिया और USA की मिलिट्रीज आपस में क्या कर सकती हैं, एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकती हैं। कौन सा, जियो स्पेशल है, जो सैटेलाइट डाटा है एक दूसरे की कंट्रीज का शेयर कर सकती हैं। इससे क्या होएगा, इंडिया को परमिशन मिलेगी क्योंकि वो US की जो एडवांस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ कर सकता है और अपने जो ऑटोमेटेड सिस्टम है या जो अपने जो उसके वेपन्स हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है, जैसे मिसाइल्स या फिर जो आर्म ड्रोन्स हैं इनकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है। ये अभी साइन होना बाकी है। ठीक है, तो अभी हमने यही पढ़ा ना कि ये फोर्थ फाउंडेशनल एग्रीमेंट हो जाएगा जब भी साइन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या है, इंडिया और USA की जो मिलिट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, आपस में जो भी फैसिलिटीज़ एक दूसरे की मिलिट्रीज जो प्रोवाइड करती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरह की फैसिलिटीज़, जैसे कोई सप्लाई फैसिलिटी होगी या रिपेयर की फैसिलिटीज़ होगी, इन सबको असेस कर सकते हैं। लेकिन देखो गाइस, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, इसके अंदर क्या है, वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मिलिट्री बेसिस को यूज़ करने के लिए क्या है, वो अलग क्लियरेंसेज होती हैं। ईच केस रिक्वायर्स इंडिविजुअल क्लियरेंस। ठीक है, तो गाइस हम काफ़ी बार पढ़ते हैं मिलिट्री बेस को यूज़ करने के लिए भी जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हमने अलग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो एक अलग एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर क्या है, वो मिलिट्री बेस यूज़ कर सकती है। लेकिन जो ये एग्रीमेंट है इसके अंदर वो क्या कर सकती है, मिलिट्रीज की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको असेस कर सकते हैं लेकिन उनके बेसिस को यूज़ नहीं कर सकती। ये जो एग्रीमेंट हुआ था कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसके अलावा जो थर्ड एग्रीमेंट है दैट इज द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो गाइस आपको नाम से समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन जो है, मतलब कि जो भी अगर सपोज करो कुछ USA की जो ऐप्स हैं, ठीक है, उसका अगर आपको डाटा शेयर करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे गाइस आपकी जो व्हाट्सएप की चैट होती है वो एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, अगर सपोज करो वो व्हाट्सएप का जो ओनर है वो US का है, ठीक है, तो अगर इंडिया को कुछ उसमें से कुछ कम्युनिकेशन, कुछ मतलब कि चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है किसका, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर क्या है, इंडिया क्या कर सकती है, जो भी इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होते हैं US ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के, जैसे C-17, C-130 NPA टाइप। देखो गाइस इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सब डिफेंस रिलेटेड कर रहे हैं। व्हाट्सएप का मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, लेकिन कोई भी अगर US ओरिजिन जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, अगर आपने इंडिया ने अगर उसको यूज़ करना है तो वो इससे परचेज कर सकते हैं, ट्रांसफर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, इसको हमने कब साइन किया था, 2018 में किया था। लास्ट क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो गाइस आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसमें क्या कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो इसके अंदर क्या है, आप इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हो बिटवीन इंडिया एंड USA। रिसेंटली क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो कि कंक्लूड हुई है बिटवीन बोथ कंट्रीज, ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस तरह आप क्या कर सकते हो, जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं US और इंडिया के बीच में उसको आप किस तरह एक्सचेंज कर सकते हो, किस फ्रेमवर्क होगा ना एक्सचेंज करने का, किस तरह आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आपने डाटा तो शेयर कर लिया, उसको प्रोटेक्शन भी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। किस तरह से जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है आप किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हो या प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी किसके बीच में होगी, USA और इंडिया के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में होगी। ठीक है, तो याद रखना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ना कि किसी के बीच में भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये 2002 में साइन हुई। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं।
इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू बी सेटअप एट जोगीघोपा इन असम। तो गाइज ये क्या है, इंडिया में पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ पे सेटअप हुआ, असम में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो न्यूज़ होगी वो GS3 इकोनॉमी में कवर होगी। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है एक तरह का लॉजिस्टिक पार्क का रिफाइंड फॉर्म है, जहाँ पे आपको क्या दी जाएंगी, कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी इन एडिशन टू रेल एंड रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। देखो जो MMLP है उसको डेवलप किया गया अंडर द भारतमाला परियोजना। ठीक है गाइस, आपको पता है एक भारतमाला होता है, एक सागरमाला परियोजना है। भारतमाला में आपको पता है मेनली जो नेशनल हाईवेज है उनको कंस्ट्रक्ट करने की परियोजना है। सागरमाला में क्या है, मेनली जो आपके ओशन रिलेटेड, ठीक है, शिपिंग जो इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री शिपिंग है, वो इसको डील करती है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट एयर, रोड, रेलवे एंड वाटरवे कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड करेगी। इससे पहले कि 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसके अंडर क्या है 35 ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं उन्हें अक्रॉस द कंट्री डेवलप करना था। जो ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है ये भी मतलब कि जोर देता है कि क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए किसकी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की। अगर हम डेवलप करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्पेशली स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, तो क्या आपको पता है असम हमारे लिए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कितनी कंट्रीज का बॉर्डर यहाँ पे लगता है। इट विल, इससे क्या होगा जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी ईजी हो जाएगी और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इंप्रूव होगी। ये देखा गया है इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे आपका जो भी माल है उसको ट्रांसपोर्ट करना है इंटर स्टेट या इंटर स्टेट, उसकी जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर इंडिया में देखा जाए वो 13 to 14% GDP है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल। ग्लोबल जो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ओनली 7 to 8% होती है। हमारे इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे ज़्यादा क्यों है, तो गाइस ये हमारे सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, और रोड ट्रांसपोर्ट क्या है बहुत महंगा होता है। तो गाइस आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था एक बार आपको न्यूज़ में ही, हमने जब नेशनल वाटरवेज पढ़ रहे थे तो तब हमने एक पूरा डाटा पढ़ा था कि हमारे इंडिया में वाटरवेज के थ्रू कितना कम ट्रांसपोर्टेशन होता है, और हमने ये भी कंपेयर किया था कि रोड ट्रांसपोर्ट और हमारे वाटर वेज के ट्रांसपोर्ट में कितना कम खर्चा आएगा। फिर हमने ये भी कंपेयर किया था कितनी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब इंडिया में क्या है, रोड के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, 60% ट्रांसपोर्ट होता है, जिस वजह से जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हाइयर है देन एनी अदर डेवलप्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर डेवलप्ड है, जिस वजह से जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा पड़ जाती है। तीसरी बात क्या, जो प्रोसीजर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे टोल कलेक्शन हो गया, इंटरस्टेट फ्लीट मूवमेंट हो गया, तो ये सब में क्या काफ़ी खर्चा हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा इंटरस्टेट जब भी होता है टोल आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या जो मल्टी मॉडल है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जिसमें क्या हम सीमलेस मल्टी मॉडल फ्लीट ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो मल्टी मॉडल क्या है, मतलब कि आप डिफरेंट मोड से क्या कर सकते हो, उसको माल को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब चाहे एयर के थ्रू भी कर सकते हो, रोड के थ्रू भी कर सकते हो, रेल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टी मॉडल फ्लीट ट्रांसफर आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या मैकेनाइज्ड वेयर हाउसेज आपको प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जैसे कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जैसे कस्टम क्लियरेंस, क्वारंटाइन जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अलावा कि आपको लेट स्टेज जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है जैसे ग्रेडिंग का मतलब कि जो मैन्युफैक्चर करने के बाद अब आपका मटेरियल किस ग्रेड का, A ग्रेड, B ग्रेड जो भी है, सॉर्टिंग मतलब कि उसको क्या करना, अलग अलग करना, लेबल करना है, पैकेजिंग, तो ये सब एक्टिविटीज़ आपको वैल्यू एडिड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं मल्टी मॉडल और जो अभी करंट सिचुएशन उनमें क्या फ़र्क है। देखो जो आइडियल सिचुएशन को आएगा, मैंने आपको अभी बताया मल्टी मोड मतलब क्या, एक जगह से आप अलग अलग जगह में क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब ये क्या, ये आइडियल सिचुएशन है जो मल्टी मोड के अंदर रहेगा। जैसे दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क से जैसे इन्होंने अभी किया है, एक एग्जांपल दिया कि 10 टन दिल्ली चला जाएगा, 10 टन गुरुग्राम चला जाएगा, 10 टन नोएडा चला जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है, मतलब कि मुंबई से भी यहाँ आ रहा है, थाने से यहाँ आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ी लिया है जो मल्टी मॉडल फ्री ट्रांसपोर्ट है वो आपको वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो गाइस अभी आपको पता है पंजाब असेंबली अप्रूव 3 बिल्स टू काउंटर द सेंटर्स फार्म लॉ। तो गाइस आपको पता है सेंटर ने अभी 3 फार्म लॉज को इशू किया था, तो उसमें क्या फार्मर्स ने कभी प्रोटेस्ट भी किया था, तो पंजाब असेंबली ने क्या किया, अपने कुछ 3 बिल्स हैं उसे अप्रूव कर दिया ताकि क्या कर सके, सेंटर के जो फार्म लॉज हैं उनको काउंटर कर सके। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक्स में कवर होगी। अभी क्या पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ जो 3 फार्म लॉज हैं उनमें कुछ एडिशनल प्रोविजंस को ऐड किया ताकि हम सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकें फार्मर्स को वाइल अडॉप्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल लॉज।
नो डाउट हम सेंट्रल लॉज को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू एडिशन किया है ताकि हम फार्मर्स को सेव गार्ड कर सकें, उनके इंटरेस्ट को सेव गार्ड कर सकें। इससे पहले क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 3 सेंट्रल फार्म लॉज को फ्रेम किया है जो पिछले महीने क्या है पार्लियामेंट से अप्रूव हुए। अब जो पंजाब बिल के हैं उसके फीचर्स क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, पंजाब गवर्नमेंट को अब पावर है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी प्राइवेट एंटिटी पे फीस लगा सकती है अगर वो फार्मर का प्रोड्यूस खरीद रहा है फिजिकली फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, एवरीवेयर इन द, कहीं भी स्टेट में कहीं से भी खरीद रहा है, एक्सटेंडिंग द मंडी सिस्टम टू द एंटायर स्टेट। लेकिन सेंट्रल लॉ क्या करती है, देखो अब ये क्या है, अब हमने देखो एक तरह से डिफरेंस पड़ रहा है, ये पंजाब का लॉ है, ये सेंट्रल लॉ है। मतलब पंजाब लॉ क्या कर रही है, प्राइवेट एंटिटीज पे क्या लगा रही है, फाइन लगा रही है, मतलब कि फीस ले रही है, ठीक है, अगर आप प्रोड्यूस खरीद रहे हो किसी भी फार्मर से। लेकिन सेंट्रल लॉ क्या कर रही है, प्राइवेट एंटिटीज से कोई भी फीस नहीं ले रही, मतलब कि ये फीस ले रही है, ये नहीं ले रही, ठीक है। इसमें क्या किया, स्टेट की पावर को रिस्टोर किया। देखो अभी हमने पढ़ा था जो 3 बिल पास हुए हैं, सेंटर ने क्या किया, जो एसेंशियल कमोडिटीज को डीरेगुलेट कर दिया है, लेकिन पंजाब स्टेट असेंबली ने क्या किया, स्टेट की पावर को रिस्टोर करे और कहा है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट कर सकती है, और ताकि क्या कर सके, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होल्डिंग लिमिट्स को एनफोर्स कर सके, ठीक है। सेंट्रल लॉ ने क्या किया हुआ है, सेंटर को बोला हुआ है कि मतलब कि एसेंशियल कमोडिटीज को डीरेगुलेट कर दिया, सिर्फ एक्सेप्ट इन द फ्यू सिचुएशन, जैसे वॉर, फेमाइन या भी कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गया, या अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया, तो सेंटर क्या करेगी, जो एसेंशियल कमोडिटीज को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही समझाया हुआ है। इसके अलावा क्या किया है, बिल ने क्या किया है, अगर कोई भी फार्मर को अपनी जो प्रोड्यूस है बिलो एमएसपी से बिलो अगर उसको बेचनी पड़ रही है तो उसे पनिशेबल होगा। मतलब कि अगर कोई जबरदस्ती फोर्स कर रहा है फार्मर को कि नहीं आप अपने प्रोड्यूस को बिलो एमएसपी भेजो, तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बताया, ठीक है। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि पंजाब ने क्या किया, अपने बिल्स में क्या एडिशन किया, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसा है, मतलब कि पंजाब कैसे बना सकती है इस पे लोग, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो गाइस आपको पता है हमारे 7 शेड्यूल के अंदर क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर मार्केट और जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और इसके अंदर क्या है, स्टेट को पूरा हक है कि वो इस पे अपने लॉज बना सकती है। अंडर एंट्रीज 14, 18 एंड 22 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अपने लॉज बना सकती है। हाउएवर जो एंट्री 33 है कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकती है। इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉज को फ्रेम कर सकती है ऑन द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और फ्रॉम एनी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है। इस प्रोविजन को यूज करके क्या है, सेंटर ने इन फार्म लॉज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अभी क्या है, बिल को अभी क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल को चैलेंज किया, तो गवर्नर ने क्या किया, जो पंजाब का जो गवर्नर है उसने क्या किया, इनको बिल को क्या किया, प्रेसिडेंट को रेफर किया अंडर आर्टिकल 254, ताकि क्या कर सके, उनका फाइनल अप्रूवल ले सके, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे अपनी। सेंटर अप्रूव्स इलेक्शन कमीशन प्रपोजल फॉर 10% हाइक इन पोल स्पेंडिंग कैप इन लोकसभा असेंबली इलेक्शन। ये जो न्यूज़ है GS2 में जाएगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में, ठीक है। अभी क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके क्या किया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड किया है, ताकि जो एक्सपेंस होता है हमारे इलेक्शन के ड्यूरिंग, जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके हैं। इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी है ये व्यू में रखते हैं, क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक की वजह से कुछ कर्ब्स इम्पोज हुई हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था किस तरह से जो एक पोल बूथ पे 1500 लोग वोट दे सकते हैं, उसको घटा के कितना कर दिया, 1000 कर दिया है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था किस तरह से जो एल्डरली लोग हैं या फिर जो मतलब कि दिव्यांग लोग हैं उनको हमने क्या करा, पोस्टल बैलेट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं, तो इस वजह से क्या है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ मतलब कि रिकमेंडेशन दी है ताकि पेंडेमिक की वजह से जो मतलब कि कर्ब्स इम्पोज हुई हैं उनको हम काउंटर कर सके, ठीक है। रूल्स जब तक फोर्स में रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डी नोटिफाई नहीं कर सकती है। जो हमने एक्सपेंडिचर लिमिट को स्पेसिफाई किया वो किसके अंडर की है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, और अगर कोई भी चेंज आपको करना है तो आपको उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का अप्रूवल चाहिए। करंट जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो पार्लियामेंट इलेक्शंस की अलग है और डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट असेंबली के लिए अलग अलग है, डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लिमिट हम फिक्स करते हैं ऑल द एक्सपेंसेस, जैसे प्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया अकाउंट, पब्लिक मीटिंग, कहीं पे भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट करो वो सब एक्सपेंडिचर इसमें कवर होंगे। अगर किसी केस में कैंडिडेट ने अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट को, एक्सपेंडिचर लिमिट को एक्ससीड कर दिया तो उसे वायलेशन माना जाता है किसका, रूल 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, और इसे करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 123 क्लोज 6 ऑफ
RPA एक्ट 1951। इलेक्शन एक्सपेंस को कौन मॉनिटर करता है? डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो मॉनिटर करती हैं। लिमिट, अगर आप कैंपेन एक्सपेंडिचर, देखो हम कैंपेन एक्सपेंडिचर पे लिमिट इसलिए लगा रखी है ताकि हम क्या कर सकें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकें फॉर एवरीवन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन फिर भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कुछ फ्लोज हैं, दैट इज क्या है, कैंडिडेट्स कभी भी क्या है एक्चुअली में जो आपके पोल एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करती। सेकंड क्या, पॉलिटिकल पार्टीज में कवर नहीं है। देखो गाइस आपको पता होगा कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है, कवर होता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का कभी भी कवर नहीं है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। चलिए हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। SCO स्टार्टअप फोरम, देखो अभी क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं, तो आपको पता होने चाहिए चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया इसका मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, बाद में बना है। पाकिस्तान और इंडिया 2017 में इसके मेंबर बने हैं। जो पहली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टअप फोरम हुई थी वो 27 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। फोरम के अंदर क्या है, जो भी SCO के अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं, वो क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगी, एंगेज होएंगी, किस तरह से हम क्या कर सकें, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर सके कलेक्टिवली। इसके अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, एक दूसरे की जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके कल्चरल और इकोनॉमिक फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, आगे है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। सो गाइस ये जो न्यूज़ लास्ट ईयर भी थी न्यूज़ में, तो देखो ये कहाँ पे, तेलंगाना में है। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का है, तेलंगाना में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा, कहाँ पे, गोदावरी रिवर, कहाँ पे, तेलंगाना में। ठीक है, रिसेंटली क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने बोला कि एनवायरमेंट क्लियरेंस को ग्रांट किया टू द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इन वायलेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो लिफ्ट इरिगेशन मेथड में क्या होता है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो नेचुरल फ्लो से नहीं किया जाता, बल्कि इसमें एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब वो किस तरह से आप रिक्वायर कर सकते हो, या आप एनिमल फ्यूल को यूज़ कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को भी यूज़ कर सकते हो उस एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एडवांटेज इसका यही है कि जो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है वो मिनिमम हो जाती है और वाटर लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, तो गाइस आपको नाम से मे भी समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। रिसेंटली क्या, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने लॉन्च किया है इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एंड द वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो ओशंस में क्या होता है, जो वेसल्स का ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करने के लिए क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। इससे क्या होगा, देखो अभी तक क्या है, हम डिपेंडेंट है, मतलब कि इस ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए हम फॉरेन स्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। अब अगर हम अपना सिस्टम डेवलप कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हम जो फॉरेन पे डिपेंडेंट है वो मिनिमाइज होगा। और ऑफ कोर्स अगर हम फॉरेन पे डिपेंडेंट है तो हम उसको पैसे भी देते होंगे, फॉरेन रिजर्व भी देते होंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी रिड्यूस होगा। जो VTS एंड जो VTMS सॉफ्टवेयर है वो क्या करेंगे, वेसल की पोजीशन क्या है उसको डिटरमाइन करेंगे, अदर ट्रैफिक की पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे, और जो मीटरोलॉजिकल हजार्ड वार्निंग्स है या एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक, इन सबको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे विद इन अ पोर्ट और द वाटरवे। VTMS क्या है, मैंडेटरी अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 16, दैट इज द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी। आगे बढ़ते हैं, अल्दाब्राज कोरल लीफ। तो गाइस अल्दाब्रा क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पे, सीचल, जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सीचल्स में है। ठीक है, ये देखो जो सीचल है, जो अल्दाब्रा है, यहाँ पे मेनली पॉपुलेशन किसकी पाई जाती है, अल्दाब्रा टोर्टवाइस की, जो वहीं के एंडेमिक है। न्यू रिसर्च जो कि अभी नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है उसमें ये बताया गया है 2015-16, देखो 2015-16 में क्या हुआ था, कोरल ब्लीचिंग हुई थी। कोरल ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, मतलब कोरल्स आपको पता है वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, मतलब ग्रीन कलर के होते हैं मेनली। ठीक है, तो अगर उनको उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो कोरल्स क्या होते हैं, वो ब्लीच होने लगते हैं, मतलब कि वाइट कलर के होने लगते हैं, मरने लगते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखा गया, 2015-16 के बाद के क्या है, अब जो एटोल है, एटोल का मतलब क्या होता है, जब कोरल्स क्या है मेनली सर्कुलर ऐसे शेप में पाए जाते हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर झुंड में पाए जाते हैं, तो उसे हम एटोल बोलते हैं। तो अल्दाब्रा एटोल अभी रिकवर हो रहा है आफ्टर दैट इवेंट ड्यू टू द टॉलरेंस टू हीट स्ट्रेस, क्योंकि उसने वहाँ पे जो अपना जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर लिया, मतलब वो हीट स्ट्रेस को वो झेल पा रहा है। ठीक है, तो सिंपल ही है। आगे बढ़ते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो रिसेंटली क्या है, तोसिलीजुमाब, देखो गाइस ये एक ड्रग है जो कि मेनली आर्थराइटिस ड्रग है, मतलब जिस लोग को आर्थराइटिस होता है तो उनको ये ड्रग दिया जाता है, लेकिन अभी इसको ट्रीटमेंट में यूज़ करें फॉर कोविड। ठीक है, ये जो ड्रग है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मतलब कि देखो गाइस, एक तो जो नॉर्मली आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं ताकि आप किसी बैक्टीरिया किसी वायरस के अगेंस्ट लड़ सको, लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्योंकि ये डिराइव्ड होती है फ्रॉम सिंगल रिकवर्ड सेल एंड हैव अ टारगेटेड रिस्पॉन्स। मतलब कि जो नॉर्मल एंटीबॉडीज हैं और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है टू फाइट फ्रॉम दैट पैथोजन। ठीक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है मैन में प्रोड्यूस होती है, दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडी
एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम। इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल दैट आर ऑल द क्लोन्स ऑफ यूनिक पेरेंट सेल। एंटीबॉडीज आपको पता ही होती है, एक प्रोटीन होते हैं दैट आर रिलीज नेचुरली बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट पैथोजेंस। सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ। देखो गाइस ये है क्या, देखो आपने देखो गाली तो दी होगी, कीड़े पड़ जाएं तेरे को, ठीक है, तो एक्चुअली वो कीड़े एक बीमारी ही होती है, जैसे वॉर्मिंग हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या जो सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ ये क्या होता है, एक वोम इन्फेक्शन है, मतलब कीड़े पड़ जाते हैं मेनली बच्चों में, ठीक है। पैरासिटिक इंटेस्टाइनल होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। ये मेनली कहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं, जो पुअरेस्ट और मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, जहाँ पे रीजन बहुत बेकार है, गंदगी रहती है, वहाँ पे चिल्ड्रन को इन्फेक्ट करते हैं, मेनली जो न्यूट्रिशनल और फिजिकली एम्पेयर्ड हो जाते हैं। मेन स्पीसीज जो पीपल को इन्फेक्ट करते हैं वो राउंड वोम है, विप वोम है एंड द हुक वोम है। ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, देखो जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, जो ह्यूमन का फीकस होता है, उसमें कुछ एग्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एग्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं उस सोइल में जहाँ पे सैनिटेशन पुअर होता है। अभी रिसेंटली क्या 14 स्टेट्स को रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ पे जो वोम की प्रिवेलेंस है वो रिड्यूस हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी नेशनल डी वॉर्मिंग डे को लॉन्च किया गया था, ताकि हम हर एक बच्चे को हम क्या कर सकें, कंट्री में वॉर्म फ्री बना सकें। आगे है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो गाइस ये जो है इंडिया ने सक्सेसफुली इस मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एयर टू सरफेस मिसाइल है फ्रोमा। अब कहाँ से टेस्ट किया, फ्रोमा रूफ टॉप लॉन्चर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये मिसाइल अपग्रेडेड वर्जन है किसका, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल का, विच इज इक्विप्ड विद एन एडवांस्ड नोट माउंटेड सीकर। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ। अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसमें क्या दोनों कैपेबिलिटीज है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड द लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, ठीक है। बंदीकूट रोबोट्स, तो गाइस ये लास्ट ईयर भी था न्यूज़ में, बंदीकूट रोबोट्स। देखो इसमें क्या है, ये मेनली देखो सीवर जो वेस्टेज होती है, जो मैनहोल होता है उनको क्लीन करेगा, ठीक है, रोबोट होएगा। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, बंदीकूट रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो क्या कर सके, सीवर मैनहोल्स को क्या कर सके, क्लीन कर सके। बंदीकूट को इंजीनियर किया फॉर क्लीनिंग एनी टाइप ऑफ सीवर मैनहोल्स। रोबोट में 2 मेजर यूनिट्स होंगे, एक स्टैंड यूनिट एंड द रोबोटिक ड्रोन यूनिट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।